मैं आपके दूसरे सवाल को पहले लेता हूँ। जहाँ तक है, आज जो एक दक्षिणी हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी महारैली का जो आयोजन आज इन लोगों ने किया, निश्चित तौर पे वो कार्यक्रम सफल रहा है। ठीक है, उसके लिए मुझे ये कहने में कहीं भी हिचक नहीं है। दक्षिणी हरियाणा में इस रैली के सफल होने के पीछे एक बहुत बड़ा विषय ये भी है कि जो दक्षिणी हरियाणा से जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है, जो आईटी के कुछ चेयरमैन वगैरह भी हैं केंद्रीय सरकार में, उनकी प्रति एक तो कांग्रेस के से वो विमुख हो चुके हैं। ठीक है, एक बात, वहां की जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। दूसरी बात, दक्षिणी हरियाणा पूर्व सैनिकों का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और आज निश्चित तौर पर इतनी बड़ी रैली का सफल होने का कारण भी यही रहा है। और इन लोगों ने भी यही सोचकर रेवाड़ी इन्होंने जगह इस रैली के लिए रखी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो ये हरियाणा के विषय में मोदी जी नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, इस वजह से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान दो प्रदेशों की ओर देख रहा है। निश्चित तौर पे गुजरात के अंदर विकास हुए होंगे, हो रहे हैं, जैसे बता रहे हैं आप, भाजपा के लोग भी बताते हैं और लोग भी बताते हैं, परंतु हरियाणा भी विकास में कहीं पीछे नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के अंदर विकास नहीं है। तो विकास से विकास टकरा न जाए, इसलिए मोदी जी ने थोड़ा नजरअंदाज करने की कोशिश की। नहीं, इसमें कारण है वो आज, क्योंकि उनकी पीएम के कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद उनकी पहली रैली थी। ठीक है, उन्होंने अपने कद के मुताबिक जो उनको पद भाजपा ने दिया है, उस कद के मुताबिक उन्होंने आज अपने भाषण को केंद्रित रखा। एक बात, परंतु मैं एक सलाह और देना चाहूंगा भाजपा के मित्रों को जी, कि वो इस रैली की सफलता से इतने ज्यादा उत्साहित ना हो। कारण कि आज भाजपा ने जिन लोगों के हाथों में प्रदेश दिया हुआ है, ठीक है, अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष से शुरू करूं और प्रभारी तक लेके जाऊं, हरियाणा भाजपा के प्रभारी जगदीश मुखी लोकसभा का चुनाव हारे, रामविलास शर्मा स्वयं लगातार 2 बार से चुनाव हारते आ रहे हैं। उसके अलावा और भी इनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो मंच पर आगे बड़े लंबे लंबे कुर्ते पहनकर वहां बैठे हुए थे, वो सारी की सारी वो टीम है जो चुनाव में कई बार हार का मुंह देख चुकी है। अगर ये सोचते हैं कि इनके भरोसे ये हरियाणा की सत्ता को बदलेंगे, तो इसमें मेरे को शक है। मुझे सतपाल जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं सतपाल जैन साहब, वरिष्ठ वकील भी हैं। जैन साहब, क्या आने वाले चुनाव में हरियाणा में मोदी का फैक्टर चलने वाला है? और जो बात अम्मू जी कह रहे थे, उनकी चिंता से आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? क्या ये भीड़ जो आज रैली में दिखाई दी, ये वोट में तब्दील होगी? क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ऐसे नेताओं के लिए जो भीड़ खींचते हैं, बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? देखिए, जो हमारे मित्र अभी बोल रहे थे जी, मैं समझता हूं कि वो गालिब का शेर है कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है जी। वो एक अपनी किस्म की दुनिया में रह रहे हैं। आज ना केवल हरियाणा में बल्कि सारे हिंदुस्तान में लोग कांग्रेस से दुखी परेशान हैं, सरकार बदलना चाह रहे हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री प्रैक्टिकली लगभग स्वीकार कर चुके हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आज तक के इतिहास में तीसरे नंबर पर रही है। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल, ये 2 मेन पार्टियां होती थी, हम लोकदल के साथ अलायंस में आते रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज जो रेवाड़ी में इतनी जोरदार और जबरदस्त रैली हुई है और आपने देखा है कि सभी जनता उत्साहित थी, श्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती थी, उनके एक एक वाक्य पर जैन साहब, ये रैली केवल बीजेपी और नरेंद्र मोदी की थी? सफलता के लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा। जैन साहब, ये रैली बीजेपी और नरेंद्र मोदी की थी, आपके गठबंधन की भी थी? आप हजगा की तो बात करो, आप इनेलो की बात कर रहे हैं, हजगा की बात कर रहे हैं। ये रैली भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सैनिक सेल है उसकी मीटिंग थी और उसकी मीटिंग में हमारे जो हजका के अध्यक्ष हैं वो आए हुए थे। मैं अभी सुन रहा था, किसी सज्जन ने कहा कि उन्होंने कुलदीप बिश्नोई का नाम तक नहीं लिया। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में रामविलास शर्मा का नाम भी नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ वीके सिंह और जहां तक मेरे को ध्यान में है श्री खंडूरी जी का नाम लिया है। जैन साहब, अगर आप अपने गठबंधन के सबसे बड़े नेता का नाम ही नहीं ले रहे हैं,
तो ये कुछ ना कुछ इशारा तो करता है। आप रहे हमारे साथ, कैप्टन अजय यादव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, सतपाल जैन साहब का सीधा ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है जी, रहेगा, कायम है। इस गठबंधन कांग्रेस पार्टी दिल बहला रही है। आज की रैली से कांग्रेस को इशारा ले लेना चाहिए। देखिए, बात सुनिए। पहली बात तो मैं बताऊं, ये भूतपूर्व सैनिक की जो रैली थी अपना रेवाड़ी में, जी जी, मोदी जी मुझे ये मोदी जी ने बात करी भूतपूर्व सैनिकों के बारे में। वहां पर जो है स्वतंत्र सेनानियों को पेंशन 6,000 रुपए दे रहे हैं। हरियाणा में हम 20,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं स्वतंत्र सेनानियों को। परमवीर चक्रा को हम दे रहे हैं 31 लाख रुपए की राशि देते हैं और वो दे रहे हैं 22,500 रुपए। अशोक चक्र को हम देते हैं 31 लाख रुपए, वो दे रहे हैं 20,000 रुपए। महावीर चक्रा को हम 21 लाख रुपए देते हैं, वो देते हैं 15,000 रुपए। और परमवीर चक्रा को हम वार्षिक 2.5 लाख रुपए देते हैं, वो 500 रुपए देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना उनको लगाव है भूतपूर्व सैनिकों के प्रति। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वो स्वतंत्र सेनानियों को की अगर बारे में भी नहीं सोच पाते हैं, कि उनके वेलफेयर के बारे में नहीं सोच पाते हैं, तो यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो गढ़ है भूतपूर्व सैनिकों का, वहां पर आकर वो लोग बाग ये समझ चुके हैं कि उनका केवल अपनी बात बढ़ाने की। और दूसरी बात ये कि जितना काम यूपीए सरकार ने किया है, खाद्य आपूर्ति सुरक्षा बिल हम लेके आए, ये आपके सामने की बात है, इससे कि कोई आदमी भूखा नहीं सो पाएगा। दूसरा, भूमि अधिग्रहण जो एक एक्ट था उसको लेके आए। लेकिन कैप्टन साहब, सवाल ये है कि दे आप ज्यादा रहे हैं और भीड़ मोदी की रैली में ज्यादा हो रही है। कैप्टन साहब, नहीं, मैंने जैसा आपको बताया कि रैली तो कोई भी कर ले, कल को हम रैली कर लेंगे तो हमारे में भीड़ आ जाएगी। ये भीड़ वाली बात नहीं है। भीड़ तो भाजपा का कोई, राहुल गांधी, भाजपा का कोई, जैन साहब आ रहे हैं आपके पास। भाजपा कैप्टन साहब तो सुन लेते हैं। हरियाणा के बाद जी जी कहिए कैप्टन साहब। हरियाणा में भाजपा का कोई आधार नहीं है और उनको आने वाले चुनाव में पता लग जाए कि उनकी कितना उनका आधार है। पिछले चुनाव में भी कैप्टन साहब, जब कोई आधार नहीं है तब इतनी बड़ी रैली हो गई। सीट मिलने वाली नहीं है। कैप्टन साहब, आपके गढ़ में जब कोई आधार नहीं है तब इतनी बड़ी रैली हो गई। नरेंद्र मोदी कह रहे थे अपने संबोधन में कि केवल मुंड दिखाई दे रहे हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि कहीं जनाधार बन गया तो प्रदेश में क्या होगा। दूसरी बात ये है जी, पिछले अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस की क्यों जमानत कुर्सियां लगा रखी थी, ज्यादातर पंडाल में कुर्सियां लगा रखी थी, बीच वाले एरिया में लोग नीचे बैठे हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल एक ही इनके मोदी जी के पक्ष में एक ही चीज आ रही है कि उन्होंने कोदरा कांड किया, वहां पर उनकी जो मुंह पे कालक पुती हुई है, ऐसे जघन्य अपराध से जिसको आने वाली जो चुनाव में जनता माफ करने वाली नहीं है। केवल जो है अब लोगों को गुमराह करके ऐसे बात करने वाली नहीं है। उनके ऊपर जो है, आपके मुंह पर 1984 की कालक पुती हुई है। स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आपके मुंह पर किस चीज की कालक पुती हुई है? इंदिरा गांधी के चेहरे पर दिल्ली के दंगों की कालक नहीं पुती थी। अभी मेवात क्षेत्र में आपके मुल्क में बंगारू लक्ष्मण जैसे व्यक्ति, जिसने बंगारू लक्ष्मण जो कि आपका हाथों में पकड़ा गया, पैसे लेते हुए पकड़ा गया, आपकी हताशा और निराशा है, आप बौखला गए हैं करके गाली नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कांड किया कैप्टन साहब गुजरात के अंदर, उसको आप भूल गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं आपके पास। गुजरात के अंदर जो उन्होंने काम किया वो भूल गए। गुजरात में काम किया, दंगे फैलाए थे वहां पर, इस तरीके से लोगों को सर कलम किया, लोगों को सर कलम किया, जनता उसको भूली नहीं अब तक, आज तक इसको। क्या हो रहा मुजफ्फरनगर में, क्या हुआ गुजरात में, क्या हुआ आपके दौर में दिल्ली में, किसकी बात कर रहे हैं आप? आपने पंजाब में हिंदुओं को मारा, मुसलमानों को मारा, सिखों को मारा, दिल्ली में आतंकवाद फैलाने वाले कांग्रेस के नेता थे। आपकी सरकार में लोगों ने भारी अत्याचार किए ऊपर लोगों को, किसी प्रकार से आज वही पूरे प्रदेश में कांड भूल गए। वहां पर वो जो जैन साहब फैक्ट्री में जो यूपी में जो दंगे हो रहे हैं उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। जैन साहब बड़ी चिंता ये, सतपाल जैन साहब बड़ी चिंता ये है कि जितनी बड़ी रैली नरेंद्र मोदी की हुई है, क्या ये रैली वोट में भी तब्दील होगी?
क्या संगठन निचले स्तर पर भी मजबूत होगा और ये टेम्पो प्रदेश में 2014 तक भी बना रहेगा? क्या पार्टी, क्या संगठन इस बात की चिंता कर रहा है? क्योंकि ऐसी बड़ी रैलियां पहले भी देखी गई हैं। मैं आपके तीनों सवालों का जवाब देता हूं जी, मैं आपके तीनों सवालों की जवाब देता हूं मैं आपके तीनों सवालों का जवाब देता हूं। जो आपने कहा कि संगठन नीचे मजबूत नहीं है, कमजोर है। 1970 में जब जनता पार्टी बनी थी, मैं उस समय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष था। हमारी कहीं यूनिट नहीं थी और उसके बावजूद भी जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया की सारी सीटें जीती थी। हरियाणा में हमारा संगठन मजबूत है। हम विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। हमारी सरकारें इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, चौधरी बंसीलाल जी के साथ अलायंस में रही हैं। ये वोट में कन्वर्ट होगा और अगर कोई व्यक्ति आज लोगों का मूड पढ़ना चाहता तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑडियंस वो नहीं थी जो खाली बैठी है, सुस्ताई हुई, जिसको कोई मतलब नहीं है, भाषण खत्म हुआ चली गई। नरेंद्र मोदी के स्टेज पर आने से लेकर उनके भाषण देने तक और उनके भाषण के एक एक शब्द पर, एक एक लाइन पर जो लोगों का रिस्पॉन्स था, कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कोई भी राजनीतिक नेता अगर ईमानदारी से पढ़ना चाहे तो उसको कोई शक नहीं है। अगर कल वोटिंग करवा लो तो कल भी 10 की 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा। सर बोलना चाहूंगा सर, नहीं, जैन साहब 10 मोदी को प्रधानमंत्री सतपाल जैन साहब, सवाल यह है कि 10 की 10 सीटों में हजका का समर्थन आप लेंगे या इनेलो का? क्योंकि अभय चौटाला का बयान ये आया है कि वो बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। हजका से गठबंधन है और रहेगा। एक और यानी इनेलो का कोई समर्थन आप नहीं लेंगे? आज की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा जनहित कांग्रेस से गठबंधन है। 2 सीटें हजका के पास हैं, 8 सीटें हमारे पास हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति पैदा होगी, हम इंडियन नेशनल लोकदल के चौटाला जी और बाकी सबके आभारी हैं जिन्होंने ये घोषणा की है कि वो जो भी हजका चंद्रमोहन को कहां से चुनाव लड़वाएगी? श्री नरेंद्र मोदी हजका चंद्रमोहन को कहां से चुनाव लड़वाएगी? जो भी पार्टी हमारा डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे ये सवाल, लेकिन कैप्टन साहब के पास चलना चाहेंगे, उसके बाद हम जेटली साहब के पास आएंगे। कैप्टन साहब, क्या ये मान लिया जाए कि अब वाकई मोदी की लहर चल रही है और पूरे देश के साथ साथ प्रदेश भी इस मोदी लहर में ही रंग गया है? देखिए, बात सुनिए, जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका हूं कि जो गुजरात का मॉडल जो हमारे सामने आता है उसको देखकर मुझे कतई नहीं लगता कि लोग बाग इनको स्वीकार करेंगे। जो लोग माइनॉरिटीज को जो दरकिनार करते हैं, अभी जो यूपी में हुआ उसके लिए भाजपा जिम्मेवार है। जो मेरठ में दंगे हुए हैं उनके ये चाहते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ वोट हो, वो होने वाली नहीं आने वाले समय में। जिस तरीके का इनका जो आचरण है उससे लोग जान चुके हैं। और किसी भारत में मोदी को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, ये समझते प्राइम मिनिस्टर बन गया, इन्होंने अगर गठबंधन हिसार के चुनाव में दिखा चुका है। कांग्रेस की जमानत जब्त कराई है 9 की 9 विधानसभा के अंदर, इनको और गठबंधन ने ये सीट जीत के सांसद है और साउथ के अंदर इनका कोई जनाधार नहीं है। साउथ में इनका कोई जनाधार नहीं है, ना कर्नाटका एक इनका प्रदेश था वो इन्हें खो दिया। आंध्र प्रदेश में इनका कोई जनाधार नहीं है, तमिलनाडु में कोई इनका जनाधार नहीं है, महाराष्ट्र में जो है कहीं आने वाले नहीं है। ये जो पूरा जो साउथ का जो एरिया, केरला में इनका कोई जनाधार नहीं है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ पर ये पुलाव किस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कोई मतलब नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, केवल ये इनकी अपनी सोच है। आपका जनाधार क्या है? जैन साहब, कुछ तो दम है। बिहार में क्या है? जैन साहब में क्या है? जैन साहब में क्या है? जैन साहब, कुछ तो दम है कैप्टन साहब की दलीलों में। ठीक है कि इनका बिहार पे कुछ नहीं है, इनका उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, लेकिन ये सही है कि वहां इनके लिए एलआई बनने को तैयार हैं। उन दलों के समर्थन पर आज भी ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन इस लहर के अलग, इस लहर के अलग से कहीं अलग ज्यादा है। इस लहर के अलग क्या पार्टी इस बात की चिंता कर रही है, जो चुनौती मोदी जी के सामने भी सबसे ज्यादा है, कि नए एलआई आपके पास आएंगे कहां से? देखिए, यूपी हमारे पास आएंगे। 1996 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो सिर्फ 3 पार्टियां हमारे साथ थी। 1998 में जब दोबारा अटल जी प्रधानमंत्री बने, जैन साहब, अटल जी की छवि और मोदी की छवि में बहुत फर्क है, माफ करिएगा। अभी आपने देखा अटल जी की छवि और मोदी जी की छवि में काफी फर्क है। अम्मू जी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, और जो बात काफी देर से अम्मू जी कहना चाह रहे हैं। मैं जैन साहब एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे